हेलो एवरीवन। ये चैप्टर हमारा चल रहा था चौथा, फिजिकल मैथमेटिक्स। तो हमने थ्योरी सारा इसका पढ़ लिया था, जो बेसिक कंसेप्ट थे हमारे। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड एक्स इन गिवन इक्वेशन। हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू बतानी है और ये इक्वेशन दिया हुआ है। एक्स की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो जब भी देखिए एक्स की पावर समथिंग, मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं एक्स की पावर n हो, अगर वो कुछ कांस्टेंट के बराबर हो, तो x की वैल्यू अगर पता करनी है तो x इज इक्वल टू सी की पावर, जो यहाँ x की पावर n है ना, इसका उल्टा करके दूसरे साइड हम पावर दे देते हैं 1/n। n का उल्टा 1/n हो जाएगा। तो ये हम कंसेप्ट लगाते हैं। तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की पावर 2/3 है। तो पहला है x की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अगर x की वैल्यू पता करनी है, x इज इक्वल टू, हम 4 की पावर इसका उल्टा कर देंगे, 2/3 का उल्टा यहाँ पर पावर हो जाएगा 3/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 को और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 की पावर अब हम लिख सकते हैं 3/2। तो यहाँ पर ये जो पावर है 2 और ये 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे है, तो 2 की पावर 3 बचा यहाँ पर। 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक। तो हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में है, x की पावर 3/4 है इज इक्वल टू 27। तो x की पावर 3/4 इज इक्वल टू 27 है, तो यहाँ x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 27 की पावर 4/3। ठीक। अब यहाँ से 27 को फिर पावर में लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 3 होता है 27। इसका पावर दिया हुआ है आपको 4/3। यहाँ फिर 3 कट जाएगा, तो हमारा 3 की पावर 4 हो जाएगा और 3 की पावर 4 हो जाएगा 81। ठीक है। इसी तरह अगला है तीसरा, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू 5 की पावर 3 हो जाएगा, 1/3 का उल्टा 3 हो जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा 125। इस तरह हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। तो हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते हैं इसमें, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर ये बेसिक नहीं आता है, तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं फिर के। ठीक है। तो बेसिक ही क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल डिस्टेंस मूव बाई on the circle of radius 1 meter in 1 1/4 रोटेशन। इसमें बताना है कितना डिस्टेंस, अगर कोई व्यक्ति मूव कर रहा है तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा। इसको पहले हम ग्राफ बना, क्या बोलते हैं, तो पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए, सर्कल है ऑफ रेडियस 1 मीटर। अगर ये कोई सर्कल है, इसका रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि अगर इसको पूरा, अगर एक चक्कर और 1/4 चक्कर, तो कितना हो जाएगा, एक चक्कर पूरा लगाने में ये उसका टोटल डिस्टेंस होता है परिधि के बराबर। अगर रेडियस r 1 मीटर हो, तो इसका पूरा परिधि कितना होता है, इसका टोटल लंबाई ही परिधि के बराबर होता है। परिधि इसको बोला जाता है सरकमस्टेंस। तो उसको वो होता है 2πr के, ये बराबर होता है। ठीक है। तो सरकमफेरेंस 2πr होता है। ये पूरी लंबाई आपकी 2πr हो गई एक चक्कर में। और एक चक्कर के बाद 1/4 चक्कर और चलना है। इसका मतलब समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 डिग्री बनाते हुए अगर एंगल बना दें, तो यहाँ से लेकर डिस्टेंस यहाँ तक फिर से वो मूव किया है। तो टोटल ये पूरा एक चक्कर लगाने में 2πr डिस्टेंस गया है। इसका 1/4 जाना है, तो इसका 1/4 फिर कर देंगे, प्लस 2πr का 1/4। टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा चलने वाला 2πr प्लस πr डिवाइड बाई 2। और r इसका रेडियस कितना है, 1 मीटर दिया हुआ है। ये जो रेडियस है यहाँ 1 मीटर है, तो r की जगह 1 रख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2π प्लस π/2। यानी कि एक चक्कर और 1/4 चक्कर, इतना चक्कर लगाने में हमें टोटल डिस्टेंस चलना पड़ेगा 2π प्लस π/2।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वैल्यू ऑफ sin x इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड वैल्यू ऑफ cos x एंड tan x। ये देखिए अक्सर यूज होता है। sin x इज इक्वल टू 3/4 है, तो साइन, हम पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, उसमें देखते हैं अगर ये एंगल को हम x मान लें तो साइन x क्या होता है यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम अगर लिख दें साइन x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये वैल्यू आपको 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता करना है cos x tan x का। अगर इस ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री यहाँ पर है उसके लिए वैलिड होता है, ये ट्रायंगल का ये एक एंगल 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर हम पहले बेस निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए साइन x इज इक्वल टू p/h है, तो p का वैल्यू हम 3 रख सकते हैं, h का वैल्यू 4 रख सकते हैं। p की जगह अगर हम यहाँ पर 3 रख दें, p का वैल्यू 3 और हाइपोटेनस की जगह यहाँ पर 4 रख दें, तो ये बेस कितना हो जाएगा। आप जानते हैं बेस निकालने का फार्मूला, ये पाइथागोरस प्रमेय से, ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और रूट में कर देंगे तो हमारा बेस निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बेस हमारा कितना हो जाएगा, रूट में 16 माइनस 9 इक्वल टू रूट 7। हमारा बेस का जो लंबाई है वो रूट 7 हो गया। अगर अब हमें पता करना हो cos x की वैल्यू पता करनी है, उसी ट्रायंगल के लिए अगर cos x लिखना हो, ये हाइपोटेनस और बेस के टर्म में, तो क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस का वैल्यू हमें पता है, बेस का वैल्यू हमने निकाला अभी है रूट 7, हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो cos x का वैल्यू हो जाएगा हमारा। उसी तरह tan x का निकालना हो तो tan x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 और बेस का वैल्यू रूट 7, तो ये हमारा cos x का वैल्यू निकल गया और यहाँ पर tan x का वैल्यू निकल गया। ठीक, इस तरह निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा है मैच कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड, मैच कराना है। तो इसमें हमें साइन 480 डिग्री का वैल्यू पता करना है, cos 240 डिग्री का क्या वैल्यू होता है। तो हमने इसको याद करवाने के लिए छोटे से आपको बताया गया था 4 क्वाड्रेंट में, फर्स्ट इसको बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। जब पूरा एक चक्कर होता है ये, तो इसको बोलते हैं पूरा 360 डिग्री आपने घूम गया। 360 के बाद आप देखिए यहाँ पर कितने ये डिग्री एंगल और ज़्यादा अधिक अधिक है, तो 360 के बाद देखिए यहाँ पर 40 और 80 120, यानी कि इस साइन 480 डिग्री को, साइन 480 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, और साइन 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि ये 360 के बाद कुछ थीटा अगर एंगल ऐड हो गया है, 360 यहाँ से आप स्टार्ट किए जीरो एंगल से और 360 यहाँ पर वापस वहीं पर आ गए, उसमें से कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ थीटा ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानेंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बताया था आपको कि साइन थीटा और इसका साइन थीटा के अलावा सभी, यानी कि इसमें से जितने भी हैं साइन कॉस tan जितने भी फंक्शन है सभी क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर साइन फंक्शन है, ठीक है, तो साइन फंक्शन होने की वजह से इसका जो भी वैल्यू होगा हम पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, यानी कि प्लस लिखेंगे। और यहाँ पर साइन का इंटरचेंज होगा कि नहीं होगा, तो हमने बताया था कि 180 और 360 डिग्री के लिए इंटरचेंज नहीं होता है, तो साइन का यहाँ पर साइन ही रह जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे 120 डिग्री, यानी कि साइन 480 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो साइन 120 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, अब ये निकालना और आसान है, फिर इसको फिर आप चाहें तो 90 प्लस 30 डिग्री में
आप ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 है, अब 90 जब आ गया है तो 90 क्या होता है, ये इसमें इंटरचेंज होता है, तो साइन का इंटरचेंज कॉस हो जाएगा। और ये 90 में कुछ एंगल ऐड हो रहा है, 30 डिग्री जो भी है वहाँ पर 30 हो या 90 हो या कुछ भी हो, तो वो हम 90 डिग्री का मतलब है 0 से लेकर 90 डिग्री रहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में मानेंगे, यानी कि ये जो एंगल हम सेकंड क्वाड्रेंट में मानेंगे। और साइन का इंटरचेंज यहाँ पर कॉस लिख देंगे। और जब इंटरचेंज हो रहा है तो जब दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया है तो दूसरे क्वाड्रेंट में हमने बताया था साइन थीटा और कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा नहीं, साइन और कोसेक, यहाँ पर कोसेक कर दे रहे हैं। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा यही दोनों वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। यहाँ फंक्शन हमारा क्या था, साइन थीटा था, तो इसलिए यहाँ पर ये जो भी वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव में आएगा। और साइन का इंटरचेंज कर देंगे कॉस में, और यहाँ पर बचा क्या फिर 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है क्योंकि हमने इसको याद किया था। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। साइन 480 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है। ये जो भी कंसेप्ट है आपको अच्छे से बताया गया है इसके थ्योरी वाले पार्ट में, पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो उसमें जिसमें बताया गया ये उसको देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो उसके बाद ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह कॉस्ट टू 40 डिग्री का वैल्यू पता करना है, इसको भी हम 180 प्लस या फिर 360 के टर्म में उसको ब्रेक करेंगे, और क्वेश्चन फिर वो आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। कॉस टू 40 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, और 180 लिख देते हैं इसको तोड़कर, कॉस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 180 है, यानी कि पूरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों आपने घूम लिया। सेकंड कोऑर्डिनेट के बाद ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, और 180 है, जब 180 रहता है तो कॉस का इंटरचेंज नहीं होता है, जो फंक्शन रहता है वही फंक्शन लिखते हैं, कॉस की जगह कॉस ही रहेगा, यहाँ पर 60 डिग्री की जगह 60 डिग्री लिख देंगे। और पता करना है यहाँ पर अब प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, 180 के बाद कुछ ऐड हो रहा है, तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बताया था tan थीटा और इसका उल्टा cot थीटा, यही दोनों इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं अगर कोई फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये कॉस फंक्शन है, तो कॉस फंक्शन होने की वजह से यहाँ पर निगेटिव में आएगा, इसलिए यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो कॉस 240 डिग्री का वैल्यू -1/2। यहाँ पर से हम मिला सकते हैं अब, और tan -120 डिग्री का इसको भी यहीं देख लेते हैं। देखिए कोई भी फंक्शन है, माइनस वैल्यू दिया जा रहा है निगेटिव में 120 डिग्री, अगर ये चीज है तो ये इसको हम लिख सकते हैं -tan 120 डिग्री। कॉस को अगर निगेटिव एंगल दिया जाता है तो वो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन बाकी सब फंक्शन में निगेटिव हो जाता है। तो tan -120 डिग्री को हम -tan 120 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब tan, अब इसको हम 180 -60 लिख सकते हैं, या 90 + 30 लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो आप जो मन करे वो यहाँ पर लिख सकते हैं, और दोनों से आंसर सेम आएगा, माइनस की जगह माइनस, और यहाँ 180 डिग्री होने की वजह से कोई इंटरचेंज नहीं होगा, tan की जगह tan ही रहेगा, यहाँ पर 60 डिग्री रख देंगे। ये माइनस पहले से था, हमें ये पता करना था कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके अनुसार यहाँ पर साइन और आएगा कि नहीं आएगा वो देखना है। तो 180 में से कुछ घट रहा है, तो 180 में से कुछ घट रहा है तो यहाँ पर वो दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया है, और दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया तो दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और ये फंक्शन tan है, इसलिए यहाँ पर भी एक माइनस आएगा, यहाँ पर एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और प्लस इसका मतलब tan 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, ये √3 के वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो tan -120 डिग्री का वैल्यू √3 आया, जो ऑप्शन में है ये गलत देखिए, यहाँ पर प्लस रहना चाहिए, यहाँ पर ये प्लस रहेगा। अब सारा ऑप्शन मिला सकते हैं। यहाँ tan 90 डिग्री का वैल्यू हम इन्फिनाइट बोलते हैं, लेकिन इन्फिनिटी नहीं बोला जाता, उसको अनडिफाइंड बोला जाता है। ठीक है,
तो मिलाने के लिए हम मिला सकते हैं। tan 90 का अनडिफाइन हो गया। फिर साइन 480 डिग्री का, इसका वैल्यू हमने निकाला है क्या, वहां पर देखिए √3/2। यहाँ से इसका मैच हो जाएगा इससे। cos 240 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा -1/2, इसका मैच इससे हो जाएगा, और इसका हो जाएगा √3 से। ठीक है, सारा मैच हो गया। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। कमेंट ऑन स्लोप एंड इंटरसेप्ट, ये बताना है आपको। ये आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस दे दिया गया है, उस पर एक स्ट्रेट लाइन बनाया गया है, तो उसके स्लोप के बारे में बताना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और इंटरसेप्ट बताना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इंटरसेप्ट जब भी देखा जाता है वो वाई एक्सिस पर देखा जाता है, तो वाई एक्सिस में देखना है पॉजिटिव में कट कर रहा है वो लाइन या फिर नेगेटिव में कट कर रहा है। तो पहले ए वाले में देखते हैं। ए वाले में देखिए जो भी लाइन कट कर रहा है इस ओरिजिन से, जो एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पर कट करते हैं एक दूसरे को, उसको ओरिजिन बोला जाता है। तो 2D में हम 0,0 लिखते हैं इसको। ठीक है, 3D में अगर लिखना हो तो 0,0,0 तीन जीरो रहेंगे। ठीक है, और 2D में 2 जीरो। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर डिस्टेंस मेजर किया जाए तो ये निगेटिव मेजर हो रहा है। नि- इतना डिस्टेंस ये मेजर किया जा रहा है, तो ये क्या है, ऊपर पॉजिटिव है वाई और नीचे निगेटिव है, इसलिए इंटरसेप्ट जो होगा यहाँ पर, इंटरसेप्ट वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, और स्लोप क्या होगा, स्लोप हमेशा जो भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में देखा जाता है। ये एंगल कितना है, अगर ये एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है तो जो भी स्लोप है वो पॉजिटिव आएगा, तो स्लोप को हम एम भी लिखते हैं, या फिर tan थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू जो भी आएगा, जो थीटा बन रहा है, tan में पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरे क्वाड्रेंट में देखिए, और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो लाइन बना हुआ है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हम ऐसे। ये एंगल जो भी है, अब देखिए ये 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है, फिर अगर 90 होता तो ये ऐसे बनता, ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो जो स्लोप होगा वो एम निगेटिव होता है। और इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट ओरिजिन से देखिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है ना, ये ओरिजिन से पॉजिटिव साइड कट कर रहा है वाई को, तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे पॉजिटिव। और कितना होगा वो तो डिस्टेंस मेजर करके हम बता देंगे अगर ये डिवाइड रहता तो। ठीक है, हमें ये बताना था पॉजिटिव या निगेटिव, हमने दोनों में बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां है, इसमें भी स्लोप बताना है। अब इसमें देखिए स्ट्रेट लाइन 3 बने हुए हैं, उससे बना एक छोटा सा एरिया है, तो हमें अलग अलग ये जो लाइन बन रहे हैं इसका स्लोप अलग होगा, फिर इसका स्लोप अलग होगा और इसका स्लोप अलग होगा। तीनों का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे, यहाँ पर इस लाइन का देखेंगे एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा ये थीटा, ये देखिए 90 डिग्री से छोटा है, इसके लिए क्या होगा, स्लोप एम का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक, और ये देखिए ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल होने की वजह से दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। एम को जो लिखेंगे tan थीटा, और थीटा क्या एंगल, दोनों के बीच एंगल 0 है, तो tan थीटा मतलब 0 डिग्री। यहाँ पर दोनों लाइन के बीच एंगल 0 है, कौन सी लाइन, ये जो पता करनी है, और ये एक्स एक्सिस वाली लाइन, ये इन दोनों के बीच एंगल 0, इसलिए tan 0 का वैल्यू 0। यहाँ पर स्लोप उसका 0 हो गया। अब इसका देखते हैं स्लोप इसका, ये देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है एक्स एक्सिस से, ये जो थीटा है एक ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो जब भी ग्रेटर देन 90 डिग्री हो इसके लिए जो भी स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हमने तीनों पता कर लिया। पहला क्वेश्चन, अब कमेंट ऑन स्लोप, इसमें भी देखिए अब ये कर्व जो बना हुआ है इसमें हर एक पॉइंट पर स्लोप बदलता जा रहा है। स्लोप कैसे निकाला जाता है, स्लोप निकालने के लिए एक तरह से आपको कर्व वाले पार्ट में एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, जिस पॉइंट पर पता करना हो आपको स्लोप। जैसे अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पर ओरिजिन के पास जो ये पॉइंट है यहाँ पर आपको स्लोप पता करना है, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो उस लाइन का अब एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल देखा जाता है। ये एंगल कितना है, ये लगभग 90 डिग्री है।
ठीक है। m यहाँ पर हम बोल देंगे tan थीटा, और थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो tan 90 डिग्री यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड के है, हम यह भी बोल सकते हैं ये वर्टिकल है, एकदम y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है ना। तो यहाँ पर अगर ये 90 के पास होता है, मान लीजिए 89 ही डिग्री होता है, हम बोलेंगे बहुत बड़ा स्लोप है ना, वर्टिकली खड़ा है ये। ठीक है, अगर हमें पता करना हो यहाँ पर स्लोप कितना होगा, उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यानी टेंजेंट ड्रॉ करना मतलब एक लाइन ड्रॉ करना। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर वो देखेंगे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। वो एंगल अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा तो स्लोप इसके लिए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्लोप बहुत ज्यादा था, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव हुआ है, लेकिन क्या हुआ है उससे कम हुआ है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में स्लोप बहुत ज्यादा था, फिर स्लोप घटते गया है, घटते गया है, घटते गया है, ऐसे। ठीक है, फिर इधर के रेंज में ये स्लोप लगभग कांस्टेंट हो गया है इस वाले रेंज में, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। ठीक, तो अगर दूसरे वाले में ऐसे समझने के लिए देखें, देखिए इस वाले में एक y का वैल्यू है, यानी ग्राफ जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन स्लोप क्या है, घट रहा है, ये बोलेंगे। स्लोप जब भी देखा जाएगा तो ग्राफ की वैल्यू से नहीं देखा जाएगा, वो टेंजेंट ड्रॉ करके ही पता करेंगे हम। दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें स्लोप पता करना है, इस पॉइंट पर पता करना है, और इस पॉइंट पर पता करना है। तो ग्राफ तो ये बढ़ रहा है, अब स्लोप पता करना है तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और फिर जो भी लाइन बनेगा उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे। तो यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ किए, देखो एंगल छोटा बना, यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें उससे एंगल ये ज्यादा होगा, इस वाले एंगल से ये एंगल ज्यादा होगा, और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो उससे भी ज्यादा एंगल बनेगा। ठीक है, अगर इसको हम 1 2 एंगल और ये जो बन रहा है ये 3 एंगल दे दें, तो तीसरा एंगल जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब एंगल ज्यादा, तो स्लोप भी ज्यादा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहले से ज्यादा दूसरे वाले का, दूसरे वाले से ज्यादा तीसरे वाले का स्लोप ज्यादा है, तो ये स्लोप हम बोलेंगे क्या है, बढ़ते हुए है। यहाँ पर देखिए ये वो तीसरे वाले में, अब ये वाले में, इस वाले में यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, घटते गया है यहाँ से। स्लोप देख लेते हैं, इस पॉइंट पर क्या है स्लोप, इस पॉइंट क्या है स्लोप, यहाँ पर क्या है स्लोप। तो हम यहाँ पर फिर से टाइजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, यहाँ पर पता करना तो यहाँ ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर पता करना है ऐसे टाइजेंट ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर उस जो तीनों लाइन बनी है उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे। एंगल क्या है वो, कि तीनों के एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए स्लोप तो निगेटिव होगा। ठीक है, ये जो भी लाइन बनेगा इसका एक्स एक्सिस के साथ ये पहला दे दें, इसका दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन। तीसरे लाइन का जो एंगल है, ये एंगल देखिए 90 डिग्री से ज्यादा है, ये भी जो भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा ये भी ज्यादा है, तो इस पहले वाले के लिए भी ये यहाँ पर ज्यादा होगा। तीनों के लिए क्या होगा, स्लोप निगेटिव होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो किसका ज्यादा होगा, यानी कि माइनस साइन अगर हटा दिया जाए तो किसका स्लोप ज्यादा है इसमें, तीनों में से 1 2 3 में से, इसमें। तो हम देखेंगे एंगल, अगर निगेटिव टर्म हटा दें, निगेटिव हटाकर जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, यानी कि मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे वाले का एंगल ज्यादा है, एक मिनट, ये बस मैग्नीट्यूड पता करना तो आप उल्टे से भी पता कर सकते हैं इधर से। स्लोप का मतलब क्या हो गया, ढाल किसमें ज्यादा है, खड़ा ढाल किसमें ज्यादा है, इसमें देखिए ये ज्यादा शार्प है, उससे कम ढाल इसमें है, इस वाले में। उल्टे से देखिए तो, उल्टे से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम माइनस साइन अब हटा दिए, माइनस साइन नहीं देखना हमें, बस मैग्नीट्यूड देखना है। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, इसमें खड़ी ढाल है तो तीसरे वाले में ज्यादा है, फिर दूसरे वाले में है, फिर पहले वाले में, इसमें। ठीक है, लेकिन तीनों क्या है इसमें, ये मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात किया गया है, और अगर निगेटिव साइन लगा दिया जाए तो ये तीसरा वाला सबसे छोटा हो जाएगा, फिर दूसरा वाला, फिर पहला वाला हो जाएगा ऐसे। ठीक है, उसी तरह इसमें भी मैग्नीट्यूड की अगर बात किया जाए
सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वैसे इसमें तीनों जो है 90 डिग्री से छोटे हैं तो तीनों पॉजिटिव होंगे, तो इसमें पहला से बड़ा दूसरा होगा, दूसरा से बड़ा तीसरा होगा इसमें। ठीक है, उसी तरह आप इस वाले केस में देख सकते हैं। चौथे वाले केस में देखिए, यहाँ पर एक खड़ी ढाल है, यहाँ पर स्लोप बहुत ज्यादा है। फिर इस पॉइंट पर स्लोप देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ये क्या नाम है 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में। इस पॉइंट पर देखा जाएगा तो ये और ज्यादा एक्स एक्सिस से छोटा एंगल बनाएगा उल्टे डायरेक्शन में देखा जाए तो। उल्टे डायरेक्शन में क्यों देखने से हमें आसानी से पता हो जा रहा है, क्योंकि उल्टा देखने का मतलब ये हो गया आपने अंडरस्टूड मान लिया है कि ये निगेटिव में आएगा ही, क्योंकि ये देखिए ये एंगल जो भी है 90 डिग्री से ज्यादा है, ये भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। तो इसमें अगर ये पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, पूछा जाएगा मैग्नीट्यूड के बारे में सिर्फ बताइए कौन सा ज्यादा है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। नेगेटिव साइन को छोड़कर है तो दोनों नेगेटिव में, लेकिन जो ज्यादा खड़ा में होगा ढाल होगा तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला जो है ज्यादा खड़ा ढाल है, पहले वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा दूसरे वाले से। ठीक, तो यही पता करना था। स्लोप का मतलब यही हो गया ढाल देखना। जैसे पहाड़ होता है तो ये क्या बोलेंगे, ये पहाड़ है तो ये खड़ा ढाल है, बहुत शार्प ढाल है। अगर कुछ ऐसे पहाड़ हो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये उससे कम ढाल वाला बोला जाएगा। उसी वही देखना है किसमें खड़ा ढाल है, वो पता करने के लिए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो उल्टे डायरेक्शन से देखा जाए ये एंगल ज्यादा, एंगल बड़ा है इस वाले एंगल की अपेक्षा। ठीक, तो इसलिए पहला वाला का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा दूसरे वाले की अपेक्षा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां है ऑन विच पॉइंट स्लोप इज पॉजिटिव, नेगेटिव, मैक्सिमम और जीरो। ये पता करना है हमें कि जब भी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है अगर वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाए, 0 डिग्री, तो जो स्लोप होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही देखना है किस पॉइंट पर पॉजिटिव होगा, किस पर निगेटिव होगा और किस पर जीरो होगा, और किस पर मैक्सिमम देखना है तो सब में कंपेयर करके देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन बना हुआ है ए और बी पर, इन दोनों का तो स्लोप एक ही होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन के यहाँ चाहे ए पॉइंट पर देखा जाए एंगल, चाहे यहाँ पर बी पॉइंट पर देखा जाएगा एंगल। ये जो भी एंगल होगा थीटा अगर ये होगा तो ये भी तो थीटा ही होगा। ए और बी का स्लोप जो है 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए दोनों का पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, बी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सी देखिए, सी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, यहाँ पर सी पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो ये जो एंगल बनेगा ये मान लेते हैं अल्फा, और ये 90 डिग्री से छोटा है, जब छोटा है तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। डी वाले पॉइंट पे देखा जाएगा, डी वाले पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेलल आ जाएगा एक्स एक्सिस के, तो पैरेलल हो गया तो दोनों के बीच एंगल जीरो। जब थीटा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर m इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ई वाले पॉइंट पर, ई वाले पॉइंट पर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, उसी तरह एफ वाले पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे तो एफ वाले पर ये भी पैरेलल हो जाएगा। ये ई वाले पॉइंट पर ड्रॉ कर रहे हैं तो निगेटिव होगा एंगल एक्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चाहे तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन ये है तो यहाँ पर ये एंगल देखेंगे, तो ये जो भी एंगल होगा ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए ई पॉइंट पर निगेटिव हो जाएगा स्लोप। एफ पॉइंट पर जीरो हो जाएगा फिर से। ठीक, और जी पॉइंट पर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसके पास ऐसे कुछ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, ये एंगल जो भी बनेगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव पता चल गया, नेगेटिव पता चल गया और जीरो पता चल गया, लेकिन हमें मैक्सिमम पता करना है किस पर है। मैक्सिमम पता करना है तो पॉजिटिव में जो ज्यादा एंगल बना रहा है वही हो सकता है।
तो यहाँ पर देखिए जी पॉइंट और सी पॉइंट में कंपेयर किया जाए तो सी वाला ढाल ज्यादा तीव्र है ना, सी वाले पॉइंट पर ये जो स्लोप है लगभग ये 80 डिग्री बोल सकते हैं हम, एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ है। और ये जो एंगल बन रहा है जी पॉइंट पर ये कम है, तो हम बोलेंगे जो भी स्लोप है ना सी पॉइंट पर ज्यादा है। ठीक है, सी पॉइंट पर यहाँ पर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव तो है ही, मैक्सिमम भी है। तो मैक्सिमम कहने का मतलब क्या हो गया, तो देखना ही है पॉजिटिव में कि निगेटिव से जो ज्यादा पॉजिटिव होता है ये, और पॉजिटिव में भी सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है, तो वो सी पॉइंट पर है। सी पर मैक्सिमम हो गया, और ए बी पर पॉजिटिव हो गया, जी पर पॉजिटिव हो गया, और ई पर निगेटिव, और एफ और डी पर 0 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी कि स्लोप 0। ठीक, समझ में आ गया। इसी तरह आगे अब चलते हैं 9 क्वेश्चन पर। ड्रॉ द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप तो पॉइंट पुट करके आइडिया ले सकते हैं, लेकिन हमने इसको बताया था कि ये एक तरह से इसका मैक्सिमम पावर देखिए 2 है। जब भी मैक्सिमम पावर 2 होता है तो इसका मतलब ये एक पैराबोला टाइप ग्राफ बनेगा। तो इससे समझ जाइए कि उसी टाइप का ग्राफ बनेगा, तो कि इसका मुंह किस डायरेक्शन में खुलेगा वो पता करना। ये देखिए x की पावर 2 है ना, y की पावर कुछ नहीं 1 है, तो ये जब भी इसका मुंह खुलेगा पैराबोला को y की डायरेक्शन में खुलेगा ऐसे, ठीक है, तो ऊपर की तरफ खुलेगा। तो इसका मिनिमम पॉइंट नीचे वाला पॉइंट क्या होगा, हम पुट करके जरा देख लेते हैं। निगेटिव में क्या है, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, और y का वैल्यू आ जाएगा -3। यानी कि x का वैल्यू जब 0 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू -3 आ रहा है। कहीं यहाँ दिखा देते हैं, अगर -3 है तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया हमें। उसी तरह एक दो पॉइंट और पता कर लें तो हमारा पता चल जाएगा ये पैराबोला कैसे बनेगा। x का वैल्यू पुट कर लेते हैं 1, 1 पुट करने के बाद क्या आ गया, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 2 और -3 यानी कि 0, यानी कि 1 पुट करने के बाद y का वैल्यू 0 आ जाएगा, y में हाइट 0 दिखाएंगे। उसी तरह -1 भी पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -2 और ये -3। x का वैल्यू -1 पुट करने पर यहाँ पर माइनस कहीं 1 होगा, -1 पुट करने में -4 आ रहा है वैल्यू, इधर कहीं पॉइंट आ रहा है। ठीक, तो इसका आइडिया एक तरह से लग गया, इसका कुछ ये पैराबोला ग्राफ है और ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा, एक आइडिया हमें लग गया, ये कुछ ऐसा खुलेगा ये। ठीक है, ऐसे ये ग्राफ बनेगा। तो ये आइडिया हमें होना चाहिए कैसे ग्राफ बनता है। ठीक है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन दिया था। दूसरा तरीका है, इसको और भी पता कर सकते हैं, इसको डेरिवेटिव करके पता कर सकते हैं कि पहले इसका किस पॉइंट पर ये मिनिमम पॉइंट आ रहा है ये पता कर लें। जैसे किसी ग्राफ ये दिया हुआ है, इसको डेरिवेटिव किया जाता है, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए इस फंक्शन को, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस 2x का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 2 हो जाएगा। इसको इक्वल टू 0 किया जाता है। डेरिवेटिव 0 करने का मतलब क्या हो गया कि स्लोप 0 देखना है हमें, कहाँ पर किस पॉइंट पर आ रहा है। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, -1, यानी -1 पर स्लोप 0 आएगा इस ग्राफ का। अब देखिए यहाँ पर -1 पर स्लोप 0 है, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर स्लोप देखना है यानी कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल में आ जाएगा, तो यानी कि सही है, जो ग्राफ बना हुआ है ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक, तो ये आइडिया हो गया आपको। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। इफ y is equal to sin theta then find dy by d theta at theta is equal to 30 डिग्री पर। अब देखिए ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, y is equal to sin थीटा दिया हुआ है, तो हमें अगर पूछा जाए dy by d थीटा, मतलब y को डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, तो y की जगह हम sin थीटा रखेंगे अपॉन d थीटा। sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, थीटा के रेस्पेक्ट में cos थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी थीटा, लेकिन हम किस वैल्यू पूछा जा रहा है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमें पुट करना होगा थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे तो cos
30 डिग्री हो जाएगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भले इसमें थीटा का जगह 30 डिग्री पुट कर देते हैं, यानी कि साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। तो पहले ये 30 डिग्री पुट कर देते हैं और फिर उसको डेरिवेटिव करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब ये कांस्टेंट हो गया, अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इस तरह आंसर 0 आ रहा है और इस तरह आंसर √3/2 आ रहा है। तो ऐसे नहीं करना है कि पहले वैल्यू हम थीटा का रख दें और फिर उसके बाद डेरिवेटिव करें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमेशा पहले डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद जिस वैल्यू पर पूछा जा रहा है उसके बाद वो वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका √3/2। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेट करना है। अब इसको देखिए, साइन स्क्वायर एक्स का dx। अब देखिए हमने जो भी याद किया था फार्मूला, जो बेसिक फंक्शन थे वो साइन कॉस के फॉर्म में था, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं याद किया था। तो हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर को साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे, इसका पावर 1 हो तो हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। साइन स्क्वायर से रिलेटेड एक फार्मूला होता है cos 2x का। cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम अगर लिखना हो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, जरूरत के हिसाब से हम इसको इस साइड पुट करिए, 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 इतना लिख सकते हैं। तो यहीं पर वही चीज लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx का इंटीग्रेशन। अब देखिए ये एक फॉर्म में हो गया, मतलब पावर 1 हो गया। अब जो ये दो टर्म है ना यहाँ पर 1 माइनस cos 2x, इसको दो फंक्शन हो माइनस साइन बीच में हो तो हम उसको अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, यानी कि 1/2 dx का इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए और माइनस cos 2x/2 dx का इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, सेम आएगा वैल्यू। अब देखिए ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, इसको डायरेक्ट हम बाहर कर सकते हैं। अब dx का यहाँ पर इंटीग्रेशन हम x लिख देंगे, फिर माइनस, अब इस फंक्शन का देखिए ये 1/2 का मल्टीप्लाई है तो 1/2 हम छोड़ देते हैं वैसे ही। अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, उसी तरह cos का इंटीग्रेशन फिर साइन के फॉर्म में जाएगा। cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x। ये तो हमने cos 2x का इंटीग्रेशन किया, अब इसका भी करना होगा। जो अंदर फंक्शन 2x है उसमें क्या होता है, इसको हम जो 2x है उस 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये फाइनली cos 2x का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही तो cos 2x आना चाहिए और आ भी जाएगा। ठीक है, इसको जब करेंगे तो अब देखिए ये वैल्यू हो जाएगा 1/2x, ये माइनस ये 1/4 sin 2x। ये इंटीग्रेशन हो गया। अगर कोई लिमिट नहीं दिखा है तो हम प्लस कांस्टेंट एक रखते हैं, इसलिए कांस्टेंट हमेशा लिखा करिए। ठीक, तो ये पहले हो गया। दूसरा है 1/x dx का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन हमने बताया था ln x होता है, डायरेक्ट इसको हमने वैल्यू ही याद करवाया था। ठीक है, अब ये 1/x² dx का इंटीग्रेशन करना है। ये अब देखिए बेसिक फार्मूला जो अधिकतर यूज होता है उस वाले फार्मूले पर ये वैलिड हो जाएगा। x⁻² dx ऐसा लिख सकते हैं। अब x⁻² है तो हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होता है x⁻n dx, ये वाला फार्मूला। इसको इंटीग्रेशन करना तो हम लिख सकते हैं x की पावर, जितना भी पावर होता है उसमें से एक और ऐड कर देते हैं और जितना टोटल पावर बनता है फिर उसी से डिवाइड भी कर देते हैं और प्लस सी लिख देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर -2 है जब, तो -2 में एक ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा। x की पावर -1 डिवाइड बाई जो भी पावर है -1 डिवाइड कर देंगे, प्लस से लिख देंगे, यानी कि ये माइनस हो गया और x पावर माइनस मतलब 1/x प्लस सी, इसका ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है,
तो ऐसे ही और सारे क्वेश्चन आएंगे, आप जो बेसिक बेसिक है हमने बताया, बाकी क्वेश्चन हम सीखते रहेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा तो उसमें। वो इतना ही अब क्वेश्चन था बेसिक, उसके बाद रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन या फिर अगला टॉपिक हम जो पढ़ाएंगे अगले वाले लेक्चर में, नया चैप्टर होगा, उसको देखेंगे।